Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 6th class social studies book. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 6th क्लास की सोशल स्टडी बुक. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारा फर्स्ट लेसन एंड आई हैव टोल्ड यू 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. मैं क्वेश्चन आंसर के 2 पार्ट भी आपको बता चुका हूं, यानी कि 2 वीडियो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं एंड इट इज द 3rd वीडियो रिलेटेड विद द क्वेश्चन आंसर. आज का ये वीडियो 3rd वीडियो है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड. इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस लेसन में जो क्वेश्चन नंबर ए था जो कि एमसीक्यूज का क्वेश्चन था, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको करने थे, मैंने ये बता दिए थे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी था जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, उसमें भी 5 क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बता चुका हूं, आपने कर लिए होंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी था, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, इसमें भी 5 क्वेश्चंस थे, ये भी आप कर चुके होंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी था, इसके अंदर भी 5 क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बता चुका हूं. डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स इन माय प्रीवियस वीडियोज. ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं अपने पिछले वीडियोज में बता चुका हूं एंड टुडे आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. आज मैं आपको आगे के क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं विच यू हैव टू डू इन रिटन वर्क, जो आपको रिटन वर्क में भी करना है एंड आल्सो यू हैव टू लर्न फॉर टेस्ट प्रोग्राम. और आपको टेस्ट का जो प्रोग्राम होने वाला है सैटरडे को, उसके लिए भी उनको लर्न भी करना है और ये सारा वर्क आपको रिटर्न में भी करना है. डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई. अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर ई है. आंसर दीज क्वेश्चंस, आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस के इन 1 और 2 लाइन ईच, हर एक के 1-2 लाइन में. हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 और 2 लाइन्स में देना है, 1 या 2 लाइन में देना है. यानी ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं, यहां पर छोटे आंसर लिखने हैं अपने को. लेट्स स्टार्ट. आइए देखते हैं कौन से आंसर हमें लिखने हैं इनमें. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है. यहां पर हमें हिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है कि हिस्ट्री क्या है. तो यहां पर ये आप लिख सकते हैं इसके लिए थिंग्स इज रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर. ये जो पॉइंट अपना था इस बुक में लास्ट में, याद करने के लिए चीजें. इसमें जो पॉइंट नंबर 1 था वहां से आप हिस्ट्री की डेफिनेशन लिख सकते हैं. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट. हिस्ट्री हमारे पास्ट की स्टडी है, हमारे भूतकाल का अध्ययन है. हिस्ट्री इज द पास्ट ऑफ आवर हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट. हिस्ट्री हमारे पास्ट की स्टडी है, यानी हमारे भूतकाल का अध्ययन है. बस इतना सफिशियंट है यहां पर, क्योंकि यहां शॉर्ट आंसर लिखने हैं. तो ये आप लिख दीजिए व्हाट इज हिस्ट्री में. हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट. हिस्ट्री हमारे पास्ट की स्टडी है. लेट्स डू द सेकंड वन. आइए दूसरा करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी क्या होती है. तो आर्कियोलॉजी आप भी जानते हैं, आर्कियोलॉजी जो है वो भी एक तरह की स्टडी है, लेकिन जो हमारे पास्ट के रिमेन्स होते हैं, जो अवशेष हैं भूतकाल के, उनका अध्ययन हम आर्कियोलॉजी में करते हैं. ये जो वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स था, यानी शब्दों का संसार, इसमें यहां पर देखिए आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है. द स्टडी यानी अध्ययन, किसका अध्ययन. ऑफ फिजिकल रिमेन्स, यानी भौतिक अवशेषों का. भौतिक अवशेषों की स्टडी. किसके भौतिक अवशेष. ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन. भूतकाल के जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, पास्ट सिविलाइजेशन यानी भूतकाल की सभ्यताओं के जो फिजिकल रिमेन्स है, यानी भौतिक जो अवशेष हैं, उनकी जो स्टडी है वो आर्कियोलॉजी कहलाती है.
तो यहां पर ये लिखिए आप, आर्कियोलॉजी इज द, इज और लिख देना यहां पर सेंटेंस बनाने के लिए, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स ऑफ पास्ट सिविलाइजेशंस। ये आपको इसमें लिखना है। नाउ इट इज द थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। यस, क्वेश्चन नंबर 3, नेम यानी नाम बताइए द वेरियस यानी कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नेम यानी नाम बताइए, द वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज विभिन्न प्रकार के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के जो वेरियस यानी अलग अलग प्रकार के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनका नाम बताइए। तो हमने इस लेसन में 4 टाइप्स के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ा है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हमने पढ़े हैं। तो यहां पर इस फ्लो चार्ट में भी आप लिख सकते हैं, यहां पर भी। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कितने टाइप के हैं, तो आपको लिखना है इसके आंसर में। नंबर 1 इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख, नंबर 2 कॉइन्स यानी सिक्के, नंबर 3 मोनामेंट्स यानी स्मारक, नंबर 4 आर्टिफैक्ट्स यानी कलात्मक तथ्य, और नंबर 5 अदर स्कल्पचर, टॉयज एटसेट्रा। तो ये आर्कियोलॉजिकल, अलग अलग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के यहाँ पर नेम पूछे हैं। या फिर देखो ये तो फ्लो चार्ट था, यहां से आप लिखना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज देखिए यहां से भी हो सकता है। नंबर 1 इंस्क्रिप्शंस, नाम लिखने केवल अपने को। नंबर 1 इंस्क्रिप्शंस, नंबर 2 कॉइन्स सिक्के, नंबर 3 मोनामेंट्स, और नंबर 4 आर्टिफैक्ट्स। ये 4 लिख दीजिए भले ही आप, उसमें वो 5वां भी आ गया, ये 4 भी सफिशियंट है। ये 4 आप नेम्स लिख दीजिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, नेम यानी नाम बताइए एनी 2 यानी कोई 2, एंसिंट यानी प्राचीन, इंडियन मोनामेंट्स भारतीय स्मारकों के। नेम यानी नाम बताइए एनी 2 यानी कोई 2, एंसिंट यानी प्राचीन, इंडियन मोनामेंट्स यानी भारतीय स्मारकों के। कोई प्राचीन 2 भारतीय स्मारकों के नाम बताइए। तो आप मन से भी लिख सकते हैं, रेड फोर्ट, नंबर 1 लगा के रेड फोर्ट, RED स्पेस FORT, रेड फोर्ट यानी लाल किला। नंबर 2 ताजमहल लिख दो, TAJ और स्पेस लगा के MAHAL, ताजमहल। ये 2 आप अपने मन से लिख देना, मैंने बता दिए हैं आपको। नंबर 5 नेम यानी नाम बताइए द लैंग्वेजेज यानी भाषाओं के नाम बताइए, इन विच जिनमें की, एंसिंट यानी प्राचीन, इंडियन इंस्क्रिप्शंस प्राचीन भारतीय शिलालेख, वर रिटन लिखे गए थे। यानी प्राचीन जो भारतीय शिलालेख थे, जो एंसेंट यानी प्राचीन, इंडियन इंस्क्रिप्शंस यानी भारतीय शिलालेख कौन कौन सी लैंग्वेजेज में लिखे गए थे। तो मैं आपको शो कर रहा हूं उन लैंग्वेजेज के नाम, ये आप लिख सकते हैं इसमें। तो यहां से आप ये स्टार्ट करें क्वेश्चन को, इस तरह से आप आंसर को इस तरह से स्टार्ट करें, द से स्टार्ट करें, द एंसिंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन, ये आप लिखे आंसर में। द एंसिंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन यानी प्राचीन भारतीय शिलालेख लिखे गए थे इन, बाद में इन लिखने के बाद में यहां लिखना है इन के बाद, इन पाली एंड प्राकृत लैंग्वेजेज, पाली एंड प्राकृत लैंग्वेजेज, पाली और प्राकृत भाषाओं में, ये आपको लिखना है यहां पर। सॉरी, यहां ये और लिख दीजिए, ये 4 लिखिए आप, इनके बाद में पाली, प्राकृत, संस्कृत और तमिल, ये 4 भाषाओं के नाम आप लिख सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से लिखना है आपको। ये थे आपके शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, 1 और 2 लाइन वाले आंसर वाले क्वेश्चन। इनके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर F है, इसमें थोड़े बड़े आंसर लिखेंगे अपन। आंसर द क्वेश्चंस इन 4-5 लाइन्स ईच, हर एक के आंसर 4-5 लाइन्स ईच यानी प्रत्येक होता है,
तो प्रत्येक के आंसर जो है वो 4-5 लाइन्स यानी 4-5 लाइनों में आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस के। ये जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये आपको नोटबुक में भी करने हैं और लर्न भी करने हैं, क्योंकि सैटरडे को जो टेस्ट होने वाला है उसमें आपको ये जो भी वर्क आप नोटबुक में होगा आपका, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इनको आप लर्न भी करें, रिटर्न प्रैक्टिस करके भी लर्न करें। और कैसे करते हैं क्वेश्चन आंसर ये बताने की जरूरत नहीं है। आप 6th क्लास में हैं तो हर एक क्वेश्चन आंसर के बाद लाइन लीव करना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, क्योंकि अगर आप अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा खुद को भी कि क्या लिखा हुआ है, तो आप लर्न कहाँ से करेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस इन 4-5 लाइन्स ईच। हर एक का आंसर 4-5 लाइन्स में दें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? यानी देखिए ये प्रश्न यहां भी था, व्हाट इज हिस्ट्री, क्या है हिस्ट्री, उसका आंसर लेकिन छोटा लिखना था, इसलिए हमने वो अलग आंसर लिखा। इस बार थोड़ा अलग लिखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हिस्ट्री। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो है व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, दूसरा इसी के साथ लिखा है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है टू स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री को स्टडी करना। यानी एक तो इसमें पूछा है कि हिस्ट्री क्या है, पहले तो ये पूछा है, फिर इसी में पूछा है कि हिस्ट्री को स्टडी करना इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी इतिहास को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो पहले आपको ये लिखना है कि हिस्ट्री क्या है, तो उसके लिए आप यहां से लिखना है आपको, हिस्ट्री इज ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी। हिस्ट्री एक व्यवस्थित अनुसंधान है यानी खोज है। हिस्ट्री इज ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू द पास्ट यानी भूतकाल का। हिस्ट्री इज ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी, हिस्ट्री एक व्यवस्थित अनुसंधान है इनटू द पास्ट भूतकाल में, यहां पर इसका सेंस है भूतकाल का। भूतकाल का एक व्यवस्थित अनुसंधान है हिस्ट्री। तो ये इसका आंसर लिखना है कि क्या है हिस्ट्री। पहले भी हमने लिखा है हिस्ट्री क्या है, उसका छोटा आंसर वो अलग है, ये बड़ा आंसर जब लिखना है तो ये लिखना है हिस्ट्री इज ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू द पास्ट। ये तो हो गया हिस्ट्री क्या है। अब हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वैसे तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है, इसके पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट है कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है। देखिए लिखा हुआ भी है व्हाई स्टडी इट, इसको क्यों पढ़ें। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है उसके लिए ये पॉइंट है, लेकिन इन पॉइंटों का भी सार एक चीज में लिखा हुआ है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। तो एक तो आपको इस आंसर में ये लिखना है कि हिस्ट्री क्या है, वो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखना आप, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं अपन। हिस्ट्री टेल्स अस, हिस्ट्री हमें बताती है हाउ वी केम टू बी इन आवर प्रेजेंट स्टेट। हाउ यानी कैसे, वी केम यानी हम आए। हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे हम आए, टू बी इन प्रेजेंट, टू बी इन आवर प्रेजेंट स्टेट, यानी स्टेट यानी होती है स्थिति, प्रेजेंट स्टेट यानी हमारी वर्तमान स्थिति, कि कैसे हम अपनी प्रेजेंट स्टेट में आए, यानी आज हम जिस स्थिति में हैं उसमें हम कैसे आए, ये हमें हिस्ट्री बताती है। एक तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि वर्तमान स्थिति में हम कैसे पहुंचे, तो यहां पे लिखना है हिस्ट्री टेल्स अस, हिस्ट्री हमें बताती है हाउ यानी कैसे, वी केम हम आए, टू बी इन आवर प्रेजेंट स्टेट अपनी वर्तमान स्थिति में, टू बी यानी बने, हम वर्तमान स्थिति में कैसे आए। यहां पर सेंस इसका यही है कि वर्तमान स्थिति में हम कैसे आए, ये हमें हिस्ट्री बताती है। एक तो ये चीज, फिर और क्या करती है हिस्ट्री, दिस हेल्प्स अस, ये हमारी हेल्प करती है, टू अंडरस्टैंड समझने में, अवर सेल्वेज यानी हमारे खुद को, हमारे को खुद को अपने आप को समझने में मदद करती है हिस्ट्री। अपने आप को यानी मानव सभ्यता को, अपने आप को का मतलब है यहाँ पर हमारे को अपनी मानव सभ्यता को समझने में मदद मिलती है। दिस हेल्प्स अस, ये हमारी हेल्प करती है, टू अंडरस्टैंड समझने में, अवर सेल्वेज यानी हमारे खुद को, अवर सोसाइटी हमारे समाज को, एंड अवर सराउंडिंग्स और हमारे चारों ओर को, बेटर यानी ज्यादा अच्छी प्रकार से, यानी ये हमारे को इन चीजों को समझने में मदद करती है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा के लिखना है नोविंग अवर पास्ट
हमारे पास्ट को जानना, जब हम हमारे पास्ट को जानते हैं, हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास्ट को हम जानते हैं, हमारे भूतकाल को जब हम जानते हैं, एनेबल्स यानी योग्य बनाता है, अस यानी हमें, हमारे पास्ट को जानना हमें योग्य बनाता है, टू फेस सामना करने में, एंड शेप और आकार देने में, अवर फ्यूचर हमारे भविष्य को। यानी जब हम हमारे पास्ट को जानते हैं तो हम हमारे, एक तो ये हमारे पास्ट को जानना हमें योग्य बनाता है फेस करने के, यानी हमारे सामना करने में, एंड शेप और आकार देने में, अवर फ्यूचर हमारा जो भविष्य है, आने वाला जो फ्यूचर है उसका सामना करने का और उसका आकार देने का, हमारे फ्यूचर को आकार देने का और उसका सामना करने में हमें योग्य बनाता है हमारा इतिहास। विद मोर विजडम एंड इंसाइट, ज्यादा बुद्धिमत्ता पूर्वक और इंसाइट यानी सूक्ष्म दृष्टि से, यानी हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को, भविष्य के अंदर जो भी समस्याएं आने वाली है उनको हम सामना ज्यादा बुद्धिमानी पूर्वक और सूक्ष्म दृष्टि से कर सकते हैं और भविष्य को आकार दे सकते हैं। इसके योग्य हमें हमारा इतिहास बनाता है, क्योंकि इतिहास में जो गलतियां की है हमने वो हम भविष्य में नहीं करें, इसके योग्य हमें इतिहास बनाता है। तो ये यहां से आपको लिखना है, हिस्ट्री से लेकर के और या इनसाइट तक। तो इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू जियोग्राफिकल फैक्टर्स, कैसे जियोग्राफिकल फैक्टर यानी भौतिक जो कारक होते हैं, यानी जियोग्राफिकल फैक्टर क्या होते हैं, पहाड़, नदियां, धरती पर जितने भी प्रकार की आकृतियां हैं धरातल पर, वो सब जियोग्राफिकल फैक्टर होते हैं। तो उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। हाउ डू जियोग्राफिकल फैक्टर, कैसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स यानी भौतिक कारक इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करते हैं द ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य के हिस्ट्री को यानी इतिहास को। ये जो भौगोलिक कारक हैं, जो धरती पर जो भी आकृतियां हैं, भौगोलिक जो कारक है वो मनुष्य की ह्यूमन हिस्ट्री को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। देखिए ये पूरा टॉप पॉइंट दिया हुआ है, हाउ जियोग्राफी इन्फ्लुएंसेज हिस्ट्री, कैसे भूगोल इन्फ्लुएंसेज यानी प्रभावित करता है हिस्ट्री को, कि भूगोल हिस्ट्री को प्रभावित कैसे करता है। इसके लिए ये आपको ये पैराग्राफ एक छोटा सा ये आपको लिखना है। देखिए, द फिजिकल फीचर्स, जो भौतिक विशेषताएं होती है ऑफ ए रीजन, किसी भी क्षेत्र की, कैन ग्रेटली शेप, ये बड़े तौर पर आकार प्रदान कर सकती है द लाइव्स ऑफ द पीपल, उस इलाके के लोगों के जीवन को। जो वहां के पीपल हैं, लोग हैं, उनका जो जीवन है उसको वहां के जो फिजिकल फीचर है यानी वहां की जो भौतिक भौगोलिक जो विशेषताएं हैं उस क्षेत्र की, ये उस इलाके के लोगों का जो जीवन है उसको शेप दे सकती है यानी आकार दे सकती है, बड़े तौर पर, ग्रेटली यानी बड़े तौर पर आकार दे सकती है। कैसे? दे कैन अफेक्ट, वे प्रभावित हो सकते हैं उस इलाके के लोग। दे कैन अफेक्ट, दे यहां पर वो लोगों के लिए नहीं बल्कि यहां पर दे आया है भौगोलिक विशेषताओं के लिए। जो भौगोलिक विशेषताएं होती है, दे कैन अफेक्ट, वे प्रभावित कर सकती है द फूड, उस भोजन को, पीपल ईट, जिसको वहां के लोग खाते हैं। यानी जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होगी वैसा ही भोजन उत्पन्न होगा, वैसी फसलें पैदा होगी। तो उस इलाके के जो लोग भोजन करते हैं उसको ये भौगोलिक विशेषताएं प्रभावित कर सकती है। द काइंड ऑफ हाउसेज दे बिल्ट, घरों के जो प्रकार है जो वो बनाते हैं उनको भौगोलिक विशेषताएं प्रभावित कर सकती है। जैसी भौगोलिक स्थिति होगी वैसे ही तो घर बनेंगे उस इलाके में, तो भौगोलिक स्थितियां घरों को भी प्रभावित करती है। द ट्रेड, जो व्यापार है, दे कैरी ऑन, वो जो करते हैं व्यापार को भी प्रभावित करती है भौगोलिक स्थितियां। तो द ट्रेड, व्यापार,
दे कैरी ऑन, जो वो करते हैं, द वे, वो तरीका, दे डिफेंड देयर टेरिटरी, जिससे कि वो अपने राज्य की रक्षा करते हैं, उस तरीकों को भी प्रभावित करती है भौगोलिक स्थितियां। क्योंकि जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होगी वैसे ही तो वो अपने राज्य की रक्षा करेंगे। पहाड़ों में अलग प्रकार से रक्षा करेंगे, नदियों के तटों पर अलग प्रकार से रक्षा करेंगे। फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ लैंड, फैक्टर्स यानी कारक, सच एज जैसे कि, टाइप ऑफ लैंड यानी जमीन का टाइप, सोइल यानी मिट्टी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता, वाटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी पानी की उपलब्धता, एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, और जलवायुवीय परिस्थितियां, ये सब चीजें अफेक्ट यानी प्रभावित करती है ह्यूमन लाइव्स, मनुष्य के जीवन को, लिवलीहुड यानी उसकी रोजी रोटी को, एंड हैबिटेशंस और आवास को। तो इस तरह से भौगोलिक जो परिस्थितियां होती है वो मनुष्य के इतिहास को प्रभावित करती है, हिस्ट्री को प्रभावित करती है। ये आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर डेट्स काउंटेड, कैसे डेट्स यानी तारीखें काउंट की जाती है इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के अध्ययन में जो तारीखें हैं वो कैसे काउंट की जाती है। तो हमने देखो एक टॉपिक पढ़ा था बीसी का और बीसीई का। ईसा मसीह के जन्म के पहले जो तारीखें होती है वो बीसीई कहलाती है। बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन इरा, और ईसा मसीह के जन्म के बाद में जो तारीखें हैं वो सीई कहलाती है, कॉमन इरा, या एडी भी कहते हैं उसको। तो ये यहाँ पर इस तरह से तारीखें काउंट होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है आपको। ऑल डेट्स यानी सभी तारीखें बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले, ईसा के जन्म के पहले जो सभी तारीखें हैं आर काउंटेड, ये काउंट की जाती है बैकवर्ड्स यानी पीछे की ओर। ईसा के जन्म के पहले की जो तारीखें हैं वो पीछे की ओर काउंट की जाती है। एंड आर डिनोटेड बाई, और इनको प्रकट किया जाता है या लिखा जाता है बीसी। और ईसा के जन्म के पहले की तारीखें ना वो पीछे की तरफ काउंट की जाती है और इसको बीसी लिखा जाता है। उन तारीखों के पीछे की तरफ बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। बीसी भी लिख सकते हैं और बीसीई भी लिख सकते हैं, लेकिन बी जरूर आएगा, बिफोर जरूर आएगा। बीसी लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट। वेयर एज यानी वहीं पर, द डेट्स यानी वो तारीखें आफ्टर क्राइस्ट बर्थ जो ईसा के जन्म के बाद की है, आर काउंटेड फॉरवर्ड, उनको आगे की ओर काउंट किया जाता है। एंड डिनोटेड बाई एडी, और उसको एडी से प्रकट किया जाता है, यानी एडी लिखा जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं एडी भी लिखा जा सकता है और सीई भी लिखा जा सकता है। यहां पर एडी लिखा जाता है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो शब्द है वो लैटिन का है, ये इसका कोई सीधा अर्थ नहीं है। एनो डोमिनी लैटिन का शब्द है जिसका मतलब है मीनिंग, जिसका मतलब है द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी लॉर्ड यानी भगवान होता है। ईसा मसीह को ही भगवान मानते हैं वो, तो लॉर्ड के जन्म का वर्ष, ऐसा एनो डोमिनी का मतलब है। तो आपको जो इसका आंसर लिखना है वो यहाँ ऑल से लेकर के यहां तक का ये आंसर लिखना है। लेट्स लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू दे हेल्प, वे कैसे हेल्प करते हैं इन नोइंग मोर अबाउट अवर पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में ज्यादा जानने में वो कैसे मदद करते हैं। तो दो चीजें हैं इसमें, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं और वो हमारे पास्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देने में क्या मदद करते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स के बारे में एक यहाँ पर दिया हुआ है, वो आपको लिखना है, वो आप पूरा लिख देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा ये आर्टिफैक्ट्स। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के दौरान, यानी आर्कियोलॉजिकल जब खुदाई होती है तो उसके दौरान मैनी ऑब्जेक्ट्स, कई चीजें
लाइक स्कल्पचर्स यानी जैसे कि मूर्तियाँ, टॉयज यानी खिलौने, पॉटरी यानी बर्तन, पेंटिंग्स, ज्वेलरी यानी गहने, वेपन्स यानी हथियार, टूल्स यानी औजार, एंड अदर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, और दूसरे मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजें आर अनअर्थड, वो जमीन से निकलती है। सच ऑब्जेक्ट्स, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स, इनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। ये तो हो गया आर्टिफैक्ट्स क्या होता है उसका उत्तर। अब ये कैसे मदद करते हैं इतिहास को जानने में, तो उसके लिए आगे की लाइनें हैं। दीज आर्टिफैक्ट्स गिव अस, ये आर्टिफैक्ट्स देते हैं हमें वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, बहुमूल्य या मूल्यवान सूचनाएं, अबाउट रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के बारे में, क्लोथिंग यानी कपड़ों के बारे में, फूड हैबिट्स यानी खाना खाने की आदतों के बारे में, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के बारे में, एटसेट्रा आदि। इन प्रकार की सूचनाएं ये हमें देते हैं, ये जो आर्टिफैक्ट्स है ऑफ द पीपल, लोगों के इन चीजों के बारे में, ऑफ ए सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय के लोगों के बारे में। तो ये यहां तक आप लिख दीजिए सफिशिएंट। आगे फिर इसमें है ना एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं, यहां तक आप लिख देना, ये सफिशिएंट है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द लैंग्वेजेज, उन लैंग्वेजेज का नाम लिखिए, इन विच, जिसमें की एंसेंट इंस्क्रिप्शंस, जो प्राचीन, सॉरी ये तो ऊपर वाला आ गया, ये है 5वां। डिस्टिंग्विश यानी अंतर कीजिए बिटवीन रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर। देखिए हमने लिटरेचर पढ़ा है कि लिटरेचर कई प्रकार का होता है, उसमें कई मतलब इसमें तो 2 ही प्रकार का बताया है, उनमें अंतर करना है। एक तो रिलीजियस लिटरेचर यानी धार्मिक साहित्य, एंड सेक्युलर लिटरेचर, और जो धार्मिक नहीं होता, धर्म निरपेक्ष यानी जो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो सेक्युलर लिटरेचर होता है। गिविंग 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, हर एक का 2-2 एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो दोनों के बारे में आपको लिखना है। एक तो रिलीजियस लिटरेचर के बारे में तो आप ये लिख देना, बस बहुत है इतना। इसमें क्या लिखा हुआ है, दीज टेक्स्ट, ये जो लिखित सामग्री है, शेड लाइट यानी प्रकाश डालती है, ऑन द रिलीजियस बिलीफ्स यानी धार्मिक मान्यताओं पर, विश्वासों पर, ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के, बिसाइड्स, इसके साथ ही, टेलिंग अस यानी हमें बताती है, अबाउट देयर पॉलिटिकल, उनके राजनीतिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक, एंड कल्चरल लाइफ, और उनकी सांस्कृतिक जीवन के बारे में। अब ये तो इतना लिख देना आप रिलीजियस के बारे में, और इसके एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल लिख करके EXAMPLES, एग्जाम्पल्स में 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। इसमें लिख देना एक तो वेदास और एक लिख देना उपनिषद, ये 2 इसके एग्जाम्पल लिख देना। दूसरा है सेक्युलर, तो इसमें पॉइंट लगा के लिखना है मैनी अदर राइटिंग्स, बहुत सारी दूसरी जो लेखन सामग्री है, वर डन, वो की गई है, ऑन वेरियस नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट्स, कई अधार्मिक विषयों पर, सच एज, जैसे कि लॉ यानी कानून, मेडिसिन यानी दवाइयाँ, औषधि, पॉलिटिक्स यानी राजनीति, दैट आर कैटेगराइज्ड, उनको कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, एज सेक्युलर लिटरेचर, उनको सेक्युलर लिटरेचर के रूप में कैटेगराइज किया गया है, जो कि नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट पे लिखी हुई होती है, अधार्मिक विषयों पर लिखी हुई होती है। और इसके एग्जाम्पल्स आप लिख देना, एक तो चाणक्याज अर्थशास्त्र, 1 नंबर पे लिख देना चाणक्याज अर्थशास्त्र यानी चाणक्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र पुस्तक। दूसरी आप लिख देना ये कल्हण्स राज तरंगिणी, कल्हण की लिखी हुई राज तरंगिणी। तो दोनों के 2-2 एग्जाम्पल, और ये थोड़ा थोड़ा जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इट इज सफिशिएंट, आज इतना पर्याप्त है। यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं इन योर नोटबुक्स, आपकी नोटबुक्स में, एंड आल्सो यू हैव टू लर्न देम, और इन सब को लर्न भी करना है, बिकॉज आई विल टेक ए टेस्ट
ऑन सैटरडे पर मैं एक टेस्ट लूंगा. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क in very good handwriting and try to learn them. Okay dear students, see you and bye.